नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिंडालिया, एक आर एस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग बिहान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि यूपीएससी सीएससी 2023 यानी 2023 का जो प्री का एग्जामिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स 28 मई 2023 को होने जा रहा है। और उसके अंदर लगभग अब मान के चलो 60 दिन जो है माय डियर फ्रेंड्स रह चुके हैं। इन 60 दिनों में आपने क्या-क्या करना है उसके लिए मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आपको 10 इयर्स के जो पीवाईक्यू है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है माय डियर फ्रेंड्स, विद ऑप्शंस के साथ। जैसे कि अपनी क्लास चल रही है, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको उनके कंप्लीट के आंसर के साथ-साथ जो भी ऑप्शन दे रखे होते हैं, उनको भी आपको अच्छे से एनालिसिस करना होता है। और साथ भी उससे रिलेटेड जो भी कोई भी क्वेश्चन बने, जो भी नई इन्फॉर्मेशन हो, उसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना होना। और साथ ही मैं बता दूँ कि आपको विज़न आईएएस की जो पीटी 365 है, पीटी 365 है, उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसकी भी क्लासेज माय डियर फ्रेंड्स चल रही है। और साथ ही आप कम से कम 30 से 35 जो है मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाएँ। यानी अब तक मैं आपसे ये उम्मीद ज़रूर करूँगा कि आप लोगों ने जो है तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी। जो अब जो है लास्ट जो फाइनल स्टेज में आपको क्या करना है, आपने प्रैक्टिस ही करनी है माय डियर फ्रेंड, टेस्ट लगानी है, पीवाईक्यू करनी है और जितने हो सके उतने टेस्ट लगाओ और जितने हो सके शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करें। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने एनवायरनमेंट के जो पर्यावरण के हैं, वो पीवाईक्यू जो है 2013, 14, 15 और 16 ये जो है 4 सालों के अपने पीवाईक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अपने 2017 के अंदर जो भी एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी पीवाईक्यू हैं, वो आज अपने करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, देखो आज 69 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 68 क्वेश्चन जो कि एनवायरनमेंट के थे पीवाईक्यू, वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अपने 69 से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखो इसमें देखो 69 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से, क्या है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में एक अच्छा संपर्क होने का निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है। यानी आपको वो बताना है कि इधर से क्या है पश्चिमी घाट और इधर से जो है पूर्वी घाट, इनके बीच का जो मिड पॉइंट है, जो अपने को पश्चिमी घाट के बारे में भी बताता है और पूर्वी घाट के बारे में भी बताता है, वो बीच का पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स कौन सा है। तो ये सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र या कौन सा है, तो इनमें से माय डियर फ्रेंड्स सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र है, वो बीच का जो है माय डियर फ्रेंड्स पॉइंट है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में बताता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जहाँ विलय होता है, वो जो है तमिलनाडु का जो इरोड जिला है माय डियर फ्रेंड्स, क्या इरोड जिला है, ठीक है, जो कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का एक विलय के रूप में अपने इसको मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो ये है आपने नीलगिरी बायोस्फीयर, क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है, ठीक है, उसका ही ये हिस्सा है कौन सा, सत्य मंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र, क्या है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ही एक माय डियर फ्रेंड्स ये हिस्सा है। इसका ही विस्तार जो है कहाँ पे पड़ता है, इसे सत्य मंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही मैं बात करता हूँ नलामला की। इस नलामला वन क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, ये पूर्वी घाट के अंदर आता है, क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है। और कौन सी रेंज के अंदर आता है माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे नला मला वन लिख रखा है तो ये नला मला रेंज के अंतर्गत ही आता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नल्ला मला रेंज जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से याद कर लेना है कि ये कहाँ पे पूर्वी घाट के अंदर जो है नला मला रेंज है। देखो आपको प्रत्येक ऑप्शंस के बारे में, प्रत्येक जो भी लोकेशन है एग्जैक्ट, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से पता होना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किसी भी बेस से पूछा जा सकता है मेरे फ्रेंड्स। और इसके बारे में एक थोड़ी सी और मैं बात बता दूं कि जो कि श्रीशैलम, क्या, श्रीशैलम, आपने श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में भी पढ़ा होगा।
तो देखो श्री शैलम टाइगर रिजर्व जो है उसका ही ये एक भाग है माय डियर फ्रेंड्स। श्री शैलम टाइगर रिजर्व आपको पता है कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, ये पूर्वी घाट के अंदर है। और पूर्वी घाट जो है वो कौन सा जिला जो है ज़्यादातर घेरा हुआ है, तो आपको पता है कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत माय डियर फ्रेंड्स ये आता है। ठीक है। और ये एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि यहीं पे जो श्री शैलम टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे आपने एक और टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा होगा, जो है अमराबाद टाइगर रिजर्व। क्या? अमराबाद टाइगर रिजर्व। देखो अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है पूर्वी घाट के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब बीते दिनों जो है यहाँ पे क्या यूरेनियम, क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यूरेनियम खनन का जो कार्य है वो शुरू किया गया था, इसलिए ये भी चर्चा में है। तो आपको इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। और एक और बता दूं बात, क्या कि अपने जो ये नला मला पढ़ रही हैं, जो नला मला रेंज है, यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है। उस जनजाति का नाम है माय डियर फ्रेंड्स क्या? चेचू। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? चेचू। चेचू जनजाति जो कहाँ पे निवास करती है? नला मला रेंज के अंदर, नला मला जो क्षेत्र है वहाँ पर। यानी माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दूं कि जो प्रत्येक जो ऑप्शन है उनके बारे में 10 सालों के जब भी आप MPYQ करो, तो प्रत्येक ऑप्शन को अच्छे से उसकी डिटेल निकालो और उसको अच्छे से पढ़ो, ताकि यूपीएससी जो क्या करती है, अगर नेक्स्ट ईयर कोई भी क्वेश्चन डालती है तो उनसे रिलेटेड ही डालती है, एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी नहीं डालेगी। मान लो ये 69 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है तो सेम का सेम एग्जैक्ट कभी नहीं आता, इससे ऑप्शन से रिलेटेड या फिर इससे समथिंग रिलेटेड जो है क्वेश्चन परीक्षा में नेक्स्ट ईयर आपको देखने को माय डियर फ्रेंड्स मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान की। तो नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, ये पश्चिमी घाट के अंदर है। कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स? पश्चिमी घाट के अंदर है। और ये भी जो है नीलगिरी बायोस्फीयर, क्या माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ, नीलगिरी जो बायोस्फीयर है उसके अंतर्गत ही ये आता है माय डियर फ्रेंड्स। कौन सा? नागरहोले जो है राष्ट्रीय उद्यान है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की। अगर बात करते हैं शेषाचलम बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसकी बात करते हैं, तो ये कहाँ पे आता है माय डियर फ्रेंड्स? ये आंध्र प्रदेश का जो दक्षिण भाग है, या आंध्र प्रदेश का जो दक्षिण भाग यानी पूर्वी घाट की ही माय डियर फ्रेंड्स ये बात हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने पढ़ा होगा क्या? रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स के बारे में पढ़ा होगा, यानी जिसे चंदन भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे बहुतायत से कहाँ पाए जाते हैं? रेड सैंडर्स जो है पाए जाते हैं। कहाँ पे? जो शेषाचलम बायो रिजर्व जो क्षेत्र, बायोस्फीयर जो क्षेत्र है, यहाँ पे रेड सैंडर्स भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रेड सैंडर्स जो है बहुतायत से कहाँ पाए जाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स ये पूर्वी घाट वाले जो क्षेत्र है अपने आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर ये माय डियर फ्रेंड्स पाए जाते हैं। यानी आपको इनकी बेसिक बातें हैं जो इससे रिलेटेड है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। अपना 69 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका आंसर है सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र, जो कि क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिड पॉइंट है। इसके बारे में अपने अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात, देखो यहाँ पर क्या प्राणी जात यानी मानव जाति को छोड़कर जो भी मान लेते हैं, वन्य जीव की बात करें, ठीक है, और वन्य वन संपत्ति की, दोनों की बात हो रही है, के व्यापार संबंधी विश्लेषण जिसे बोलते हैं टेरिफिक, TRAFFIC, यानी ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा। देखो यहाँ पे क्या है? फोना एंड फ्लोरा यानी प्राणी जात और वनस्पति जात दोनों की बात हो रही है। इन कॉमर्स के संदर्भ में आपको बताना है, विचार करना है, यानी क्या है। देखो ये टेरिफिक क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो है। देखो मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल गलत बात है, ये जो है ये UNEP के अंतर्गत नहीं है मेरे फ्रेंड्स, ये IUCN के अंतर्गत है।
क्या है माय डियर फ्रेंड्स, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंतर्गत आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये अपना क्या है, रॉन्ग हो जाता है। देखो यूपीएससी इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछती है कि उसने थोड़ा सा ही टेक मिस्टेकिंग वाली बात कह देनी है और वहाँ से ही आप माय डियर फ्रेंड्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि टेरिफिक का मिशन है यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। बिल्कुल सही बात। देखो यहाँ पर इसने बात ही लिख रखी है, टेरिफिक का मतलब क्या है, वाणिज्य में प्राणीजात और वंशज जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण। ऑब्वियसली बात है ये किस पर बात करेगा कि जो वन्य पादप है और जीव जंतु है उनका जो व्यापार है, ठीक है, उससे क्या प्रकृति को किसी भी प्रकार का कोई खतरा न हो, इसके लिए ही है क्या ये टेरिफिक। तो आई थिंक ये 2 नंबर जो है अपना राइट हो जाएगा। ठीक है माय फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और IUCN की बात करें तो आपको पता है IUCN 1976 में ये स्टेब्लिश होता है, IUCN। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रदूषण की समस्याओं के समाधान करने में जैव उपचारण यानी बायो रिमेडियन तकनीकी में कौन सा जो है लाभ है। अब देखो प्रदूषण को अपने कम करते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि दिनों दिन जो है प्रदूषण का स्तर देखें तो बढ़ता भी जा रहा है, उस पर रोक भी लगाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जितने भी उसके उतने उपाय भी किए जा रहे हैं। उसके लिए जो जैव उपचार है वो किस प्रकार से लाभदायक है, ठीक है, वो अपने इसको देखना को यह है प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। बिल्कुल सही बात है। देखो जैव निम्नीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि प्रदूषण को कम करती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैव उपचारण द्वारा सहज ही पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है, पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। देखो माय डियर फ्रेंड्स ये कैडमियम और भारी धातुओं के लिए ये इसमें उपचारित माय डियर फ्रेंड्स नहीं किया जाता, क्योंकि जैव जो उपचार है, मान लो अगर इस प्रकार का कोई पोल्यूशन है जिसके अंदर कैडमियम और लेड जैसी समस्या देखने को मिलती है तो ये इतना इसमें वर्क नहीं करेगा। तो यानी 2 नंबर जो अपनी बात है वो रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैवोपचार के लिए विशेषतः विकल्पित सूक्ष्म जीवों को सज्जित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है मेरे फ्रेंड्स। यानी आनुवंशिक इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि ऐसा एक जेनेटिक प्रोडक्ट मान लो तैयार किया जाता है जो कि जैव उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि मान लो जैसे कि समुंदर है, समुद्र में अगर जैसे तेल जो ऑयल है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ऑयल अगर लेके जाते हैं, कई बार वो ऑयल जो है जहाज में से मान लो उस समुद्र में मान लो मिल जाए, ठीक है, तो उस प्रकार से जो समुद्र में जाए एक प्रकार के क्या माय डियर फ्रेंड्स ये प्रदूषण हो गया, पोल्यूशन हो गया। अब इसको किस प्रकार से इसका समाधान किया जाएगा, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, इसका किस प्रकार से समाधान किया जाएगा। तो आपने एक नाम पढ़ा होगा क्या, ऑयल जिम्पिंग, क्या मेरे फ्रेंड्स, ऑयल जिम्पिंग, ठीक है। देखो ऑयल जिम्पिंग एक ऐसा ऑयल जिम्पिंग जो है एक ऐसा बैक्टीरिया युक्त जो है एक जेनेटिक प्रोडक्ट है जो कि ऑयल के अंदर जो भी हाइड्रो मान लो अगर जो भी ऑयल है, ऑयल के अंदर जो भी प्रोडक्ट है, मान लो हाइड्रो के जो भी उपस्थित होते हैं उसके अंदर जो भी हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं मेरे फ्रेंड्स, क्या हाइड्रो जो कार्बन उसके अंदर उपस्थित होते हैं वो उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। और उसको तोड़ने के बाद में वो किस में, इसको CO2 प्लस उसको H2O यानी वाटर में उसको कन्वर्ट कर देता है। अब देखो ये CO2 और H2O, अब देखो CO2 तो H2O तो ऑब्वियसली बात है वाटर में वो हो ही जाएगा विलय। और CO2 की बात करें तो कहीं ना कहीं जो भी जीव जंतु है जो अपने प्रकाश संश्लेषण के अकॉर्डिंग भी CO2 का वहाँ यूज करती है समुद्र में। तो यानी इस प्रकार से इसने जो है ऑयल को जो ऑयल जिम्पिंग ने उसको इसमें तोड़ दिया है। तो वो क्या है, एक प्रकार से जो पोल्यूशन है वो क्या है, टूट चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऑयल जिम्पिंग क्या है। तो यानी जो जो बेसिक बातें हैं मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता रहा हूँ, यानी अपना 1 और 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में एक ऐसा स्थान जहां यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर अवलोकन करेंगे और आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री
जल जो है तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे और कुछ किलोमीटर जो आगे की ओर जाता है और फिर तट पर वापस आता है। जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना है जो कहाँ पे देखी जाती है माय डियर फ्रेंड्स? तो ये अनूठी घटना चांदीपुर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स देखी जाती है। जपरी चांदीपुर जो उड़ीसा के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ कारण वंशों से यदि तितलियों की जाति जो है की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? देखो, अगर तितलियों की संख्या में गिरावट होगी तो क्या मतलब इसके परिणाम हो सकते हैं? देखो, तितलियां कहीं ना कहीं एक बात नोट कर लेना कि परागकणों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या? तितलियां, यानी पौधों के जो परागकण होते हैं उसके अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखो, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल। देखो, यहाँ पे ये बातें ना अच्छे से नोट कर लेना। देखो, कुछ की बात हो ना, अब यहाँ पे लिखा दिया जाता कि सभी पौधों के परागण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता। तो ये सभी और कुछ, ये दो बातें जरूर अच्छे से भी कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो ये बातें जरूर पढ़ लेना। जहाँ अगर कुछ शब्द आ जाए तो ऑब्वियसली बात है वो राइट बात हो जाती है, क्योंकि कुछ कंडीशन पे ऑब्वियसली बात है किसी के होने या न होने से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कुछ कंडीशन में अगर अपने इसको मैं सभी में लिख देता तो ये बातें कभी नहीं होती। मान लो तितलियां न हो तो ऐसी कंडीशन कभी नहीं होगी कि कुछ पौधों यानी सारे के सारे पौधों की जो परागण की व्यवस्था जो है व्यवस्था नहीं होगी, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कुछ पौधों के परागण में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल राइट बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ जाता है। देखो, कहीं ना कहीं अगर कवकीय संक्रमण की बात करें तो तितली जो है ऐसा कोई भी उपचार नहीं करती जिससे पौधों के जो है कवकीय संक्रमण से उसका उपचार कर सके। यानी ये बात तो बिल्कुल ही गलत है माय डियर फ्रेंड्स। इसके कारण बरों, मकड़ी और पक्षियों के कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। बिल्कुल। अब देखो, कुछ प्रजातियों की बात हो रही है तो इसमें ये चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यानी अपना 3 नंबर भी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है। अब देखो, शैवाल आधारित जो है जैव ईंधन का उत्पादन संभव है, लेकिन इसका उपयोग लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं? देखो, यहाँ पर विकासशील देशों की बात हो रही है। ओबियसली बात है, विकासशील देश की जब भी बात होगी तो क्योंकि अगर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर नए प्रोडक्ट का इंस्टॉल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं विकासशील देशों में सबसे बड़ी समस्या आएगी कि उसकी जो टेक्निकल उसकी व्यवस्था करना, यानी उसको संपूर्ण उसका निर्माण करने में उसमें कहीं ना कहीं पैसों की कमी आएगी। तो वो विकासशील देशों में वहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यानी प्रत्येक वर्ड को पढ़कर ही आप आंसर करने का प्रयास करें मेरे फ्रेंड। देखो, यहाँ पर है शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। देखो, ये बात गलत है। केवल अगर वर्ड आ जाता है तो इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना। देखो, केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। क्योंकि देखो माय डियर फ्रेंड्स, अपने देखा है कि जहाँ पर महाद्वीप है, जहाँ पर स्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी तो माय डियर फ्रेंड्स जो नॉर्मल बड़े बड़े तालाब है जो भी है, एक अच्छे जैसे मैंग्रोव क्षेत्र भी है, ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्र भी है, ठीक है। वहाँ पर आपने शैवाल बहुतायत से देखने को मिले होंगे। आप मतलब आपने पढ़ा होगा कि पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी शैवाल जो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो यानी ये जो बात अपनी जो क्या माय डियर फ्रेंड्स गलत हो जाती है। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आप यूपीएससी का प्री एग्जामिनेशन देने जाओ तो इन दो बातों पर जरूर नोट कर लेना, कुछ और केवल, ठीक है। कुछ और केवल, ये तो बहुत ही अच्छे वर्ड है जो यूपीएससी सिर्फ इनके बेस पर ही क्वेश्चन को मतलब आंसर देने का प्रयास करती है। यानी कुछ और केवल, जब कुछ आ जाए तो संभावना बनी रहती है कि वो ऑप्शन अपना राइट होगा, वो स्टेटमेंट लगभग राइट होगी। और केवल आ जाए तो उस स्टेटमेंट को सोचना जरूरी होगा, क्योंकि केवल जब भी पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर मान लो कि मैंने बोल दिया अगर सूर्य नहीं आएगा, अगर सूर्य नहीं आएगा तो प्रकाश जो है यानी अपने पूरे वातावरण के अंदर प्रकाश का अभाव हो सकता है। हाँ, ये मान सकते हैं अपने, क्योंकि अपने को पता है कि सूर्य एक ऐसा सोर्स है जिससे अपने प्रकृति को प्रकाश की उपलब्धता होती है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल सी बात करें, अगर मान लो मैंने बोल दिया कि अगर दिया नहीं जलाया गया तो प्रकाश नहीं होगा,
ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर मान लो, तो ये एक कंडीशन जो है गलत हो सकती है। यानी कुछ और केवल इन दो बातों को आपको जरूर अच्छे से एनालिसिस करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को, क्या है, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। बिल्कुल राइट बात है, जो कि अपने पहले कर चुके हैं मेरे फ्रेंड्स। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, ये दोनों जो बातें हैं मेरे फ्रेंड्स राइट हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब शैवाल की अगर बात करें तो शैवाल क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, शैवाल अपना भोजन जो है, क्या माय डियर फ्रेंड्स, शैवाल जो है किसी के ऊपर इतना निर्भर नहीं रहता है सिवाय प्रकाश के। सिवाय प्रकाश के ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। अगर प्रकाश है अच्छे से तो वो प्रकाश संश्लेषण से अपना जो भोजन है वो स्वयं बना सकता है। शैवाल के कुछ जो बातें मैं बता रहा हूँ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यानी 2 और 3 जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मानवरोधी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन, अब देखो, कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं। अब देखो माय डियर फ्रेंड, देखो कार्बन प्रच्छादन क्या होता है, यहाँ पे देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है मानव जो उसका उत्सर्जन करता है, उसके कारण क्या भूमंडल का जो तापमान है वो बढ़ता है, ऑब्वियसली बात है। उसको क्या न्यून करना है, यानी उनको कम करना है। तो कार्बन प्रच्छादन एक ऐसी प्रक्रिया है, उसके जो संभावित स्थान जो है वो क्या होता है। देखो, कार्बन प्रच्छादन का मतलब ये है कि उस कार्बन को, यानी उन CO2 को, क्या है, जो उस CO2 को जो है उसका पता लगाकर उस एरिया को कैप्चर कर कर उसका कहीं ना कहीं उसको रिजर्व क्षेत्र में डाल देना। मान लो जहाँ से गैस वगैरह या तेल के कुएं हैं, जहाँ चलना बंद हो चुका है अब, तो वहाँ पर जो है CO2 को वापस वहाँ पे स्टोरेज करके रख दिया जाए, ताकि प्रकृति को नुकसान ना पहुँचे। देखो यहाँ पे क्या है, परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्करण, ये भी बिल्कुल राइट बात है। देखो, निःशेष तेल एवं गैस भंडारण, यानी जहाँ पे ऐसा जो तेल के भंडारण है और गैस के भंडारण है, जहाँ पे अब क्या तेल और गैस को क्या है, नहीं अब निकाला जा रहा है, तो उस स्थान पर इसको क्या है, स्थापित किया जा सकता है, किसको, CO2 को। और भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह है, वहाँ पर भी इसको अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तीनों की तीनों बातें हैं मेरे फ्रेंड्स राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ऐसे भी जा सकते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, 73, 74, 75। तो ये बेसिक बातें तो आपको पता ही है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है। के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार जो है नहीं किया जा सकता। कौन से प्राणी का शिकार माय डियर फ्रेंड्स नहीं किया जा सकता। देखो, घड़ियाल भारतीय जंगली गधा जंगली, देखो जहाँ पर अगर शिकार की बात आएगी, क्या है माय डियर फ्रेंड्स, शिकार की, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि मानव जो इसका शिकार कर सकता है। शिकार संबंधी कोई भी बात उसमें नहीं कही गई है। हाँ, ये जरूर बात उसमें है कि अगर मानव, क्या है, अगर मानव को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है किसी भी जीव जंतु से, किसी भी जीव जंतु से, तो उसे कम करने या वहाँ से उसको हटाने या फिर उसको मारने तक का जो है अपने कदम जो है उठाए जा सकते हैं। वैसे इतनी सी बात उसके अंदर कही गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, देखो हिमालय जो है माय डियर फ्रेंड्स 5 राज्यों में नहीं फैला है, ये लगभग मैं बता दूं 13 राज्यों के अंदर माय डियर फ्रेंड्स फैला हुआ है। आपको पता है जम्मू कश्मीर से लेकर इधर 7 जो आप पढ़ते हैं, जो 7 बहनें हैं, वहाँ तो प्रॉपर आपको पता है फैला हुआ है, 7 तो वो आ जाते हैं। ठीक है, और 7 के प्लस इधर मैं लगा दूं क्या, जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, और हिमाचल प्रदेश आ जाएगा मेरे फ्रेंड्स। और इधर हिमाचल प्रदेश आ गया, UK आ गया, और
सिक्किम आ गया, सिक्किम तो चलो उसमें हो गया, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल आ गया, और साथ वो हो जाते हैं लगभग 13 जो क्षेत्र है वहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये बात अपनी गलत हो जाएगी। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट 5 राज्यों में नहीं फैला है, पश्चिमी घाट भी 6 राज्यों के अंदर माय डियर फ्रेंड्स फैला हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ इधर से अपने बात करते हैं, किससे, गुजरात से बात करते हैं, तो गुजरात के बाद में आपको पता है क्या आता है, महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है। एक हो जाता है महाराष्ट्र, 2 हो जाता है, और उसके बाद में गोवा की बात करें तो गोवा क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। और उसके बाद में अपने कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। और उसके बाद में अगर बात करें किसकी, क्या नाम उसका, केरल की बात करें तो केरल अपना क्या हो जाता है मेरे फ्रेंड से, 5 हो जाता है। अब इसमें से कौन सा रहेगा, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और कहीं ना कहीं तमिलनाडु भी अपने मान सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु का जो नीचे वाला हिस्सा जो है वो पश्चिमी के अंदर ही आता है। तो 6 यानी 6 राज्यों के अंतर्गत माय डियर फ्रेंड्स ये आता है। ये भी गलत हो जाता है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, ये बात माय डियर फ्रेंड्स राइट हो जाती है। चलिए चलते इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। देखो अगर पुलिकट झील की बात करें तो ये को पुलिकट झील भारत में चिल्का झील के पश्चात खारे पानी की सबसे बड़ी जो लेगून है वो क्या है, पुलिकट झील ही है। ये कोरोमंडल तट यानी पूर्वी तट पर है माय डियर फ्रेंड्स। और ये लगभग मान के चलो ये तमिलनाडु है, और आंध्र प्रदेश जो है वहाँ के क्षेत्र के अंदर माय डियर फ्रेंड्स ये आती है। और कौन कौन सी नदी है, अरनी है, कलंगी है, स्वर्णमुखी नदी इसमें जो आकर गिरती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है। देखो अगर बात करूं किसकी, BOD यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड की। यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड की मतलब ये है कि अगर मान लो अगर पानी के अंदर H2O के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड की बात करें, अगर ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की डिमांड, अगर ज़्यादा होगी तो वो पानी क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, पानी नुकसानदेह होगा। यानी वो पानी जो है वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, खराब होगा, पानी प्रदूषित होगा, वो क्या है, जल प्रदूषित होगा। अब इसमें क्या है, रक्त में ऑक्सीजन स्तर को मापने के लिए बात है, वन है। अब देखो मैंने बताया था ना पानी, देखो जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में के लिए प्रदूषण के अवमापन के लिए है, बिल्कुल राइट बात है। यानी BOD यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड की बात है, तो यानी CO2 H2O यानी जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है उसको बताता है। यानी ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है, डिमांड उसकी ज़्यादा है, यानी BOD की बात डिमांड यानी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है वो जल क्या है माय डियर फ्रेंड्स, प्रदूषण होगा, ठीक है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। देखो यदि BOD की मांग कुछ होती है तो इसका मतलब पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम है। देखो मांग अगर ज़्यादा है ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी क्या उसके अंदर कम होगा, और जल प्रदूषण जो है अधिक होता है। जितने BOD की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी जल प्रदूषण उतना ही अधिक होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे है कि यदि आप घड़ियाल को उनका प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली बात है माय डियर फ्रेंड्स, घड़ियाल की बात करें तो आप चंबल नदी पर जाना आपको पड़ेगा। कहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, चंबल नदी पे आपको जाना पड़ेगा। चंबल नदी की अगर बात करें तो आपको पता है ये मध्य प्रदेश की जो है जनापा पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद में ये राजस्थान में जाती है, हमारे राजस्थान के बाद में ये यूपी के अंदर जो है अपने यमुना के अंदर ये विलय हो जाती है चंबल नदी की अगर बात करें तो। और यहाँ पर जो आपको पता है क्या घड़ियाल बहुतायत से मिलते हैं। और भितरकणिका की बात करें तो भितरकणिका के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, जो कि कहाँ पे है हमारे फ्रेंड्स, उड़ीसा के अंदर है भितरकणिका मैंग्रोव क्षेत्र, ठीक है। और भितरकणिका में यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो क्या है, तो यहाँ पर आपको क्या है माय डियर फ्रेंड्स, जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ जो है बहुतायत से देखने को मिलते हैं, वो भी कहाँ पे, खारे पानी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ पे, खारे पानी के अंदर। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और पुलिकट झील के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है कि उपयुक्त पदार्थ है उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय विवादास्पद रसायन जो है। अब देखो लिपस्टिक है, शीतल पेय है और चाइनीज फास्ट फूड है। इनमें से सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे लिपस्टिक के अंदर शीशा पाया जाता है। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, ये बात अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि शीशा जो है स्वास्थ्य के लिए माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही हानिकारक होता है। स्पेशली जो लिपस्टिक का यूज करता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जितना हो सके उसका यूज कम करें, ताकि आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक बना रहे। नेक्स्ट हम बात करें कोल्ड ड्रिंक की शीतल पेय के अंदर जो है ब्रोमिनित वनस्पति तेल भी पाया जाता है। और चाइनीज़ फास्ट फूड के अंदर मोनोसोडियम ग्लूकामेट भी पाई जाती है। तीनों की तीनों बातें माय डिफरेंस राइट है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि MSTRP शब्द कभी कभी समाचार पत्रों में है, वो ये किस संदर्भ में है मेरे फ्रेंड्स? तो ये बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव के लिए है मेरे फ्रेंड्स। किसके लिए? बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव के लिए है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको और बेसिक बात बता देता हूँ कि क्या है ये। देखो, एम स्टेप्स बाघों के लिए निगरानी प्रणाली के लिए एक संक्षिप्त है। गहन संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिति में 2010 में इसमें भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जो भारतीय बाघ अभ्यारण्यों में जो माय डियर फ्रेंड्स शुरू किया गया एक सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी प्रणाली है, जिसके अंदर कितने टाइगर्स हैं उनको अच्छे से काउंट किया जाता है और किसकी कंडीशन कैसी है वो इसके अंदर बताया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निर्धार्थ मतलब इसका मतलब जो है क्या है? इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ एक को। बिल्कुल राइट बात है बड़ी फ्रेंड्स। इसका अब वन्य क्षेत्रों में स्थिति समाप्त हो गया है। कुछ प्राणी बंदी संरक्षण के अंतर्गत है और अब इसके विलोपन को रोकना असंभव है। देखो, ये बात मेरे फ्रेंड्स गलत है। यह भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानिक है, ये भी बात गलत है। यानी ओनली एक जो है अपनी बात सही हो जाती है। देखो, WPA के अकॉर्डिंग के 1972 के अनुसूची 1 में उन लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो कि बहुत ही जिनकी सुरक्षा करना बहुत ही माय डियर फ्रेंड्स क्या है ज़रूरी है। वो क्या है? एक लुप्त प्रजाति के अंतर्गत आते ही, यानी इन आने वाले टाइम के लिए वो लुप्त हो सकते हैं। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, यानी इनकी सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके शिकार और हत्या और व्यापार पर इसके पे रोक लगाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास में निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है? तो देखो, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये गुजरात से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। कुन्नो पालमपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये बिल्कुल सही बात है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है? ये गुजरात के अंदर ही है, तो ये बात अपनी राइट हो सकती है। उसके बाद में मधुमलई भी नहीं है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हो जो कि राजस्थान के भरतपुर में है। तो यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होती कौन सा अभयारण्य कहाँ है तो भी ये हो जाता। अब देखो, एशियाई शेर की बात करें तो फारसी शेर या भारतीय शेर के रूप में जाना जाता है। पेंथेरा लियो जो उप प्रजाति का एक सदस्य जो कि भारत तक में अंदर सीमित है। एशियाई शेरों को अफ्रीकी शेरों की तुलना में क्या होते हैं हमारे फ्रेंड्स? छोटे होते हैं। और इसकी कुछ एक बातें हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है ये भी गुजरात में है। एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थल है। ये अच्छे से नोट कर लेना कि एशियाई शेर, ये आपको पता ही है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा सकता है और ये एक बेसिक बात ही है मेरे फ्रेंड्स। राष्ट्रीय जो गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है जो गुजरात में है वो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। शेरों की बढ़ती आबादी तथा उनको अनुकूल आवास उपलब्ध कराने के लिए कुन्नो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य में इनको स्थानांतरित करने का हमारे फ्रेंड्स प्रस्ताव है। क्या है? कुन्नो पालपुर 2022 में अफ्रीकन चीता को भी लाया गया है। ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना। 2022 के अंदर इसमें क्या अफ्रीकन चीता को भी लाया गया है। बात करते हैं कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में भी एक जो क्या है हमारे डिफरेंस राष्ट्रीय उद्यान है, यानी गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत ही आता है। यानी इसका विस्तार जो है दोनों के अंदर ही है, जिसमें 1981 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया और 2018 में इसे
राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अब बात आती है 2018 की। तो मैं फिर से बता दूं कि 2017 के जो भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थे, अपने 15, 16, 17 जितने भी किए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने 2018 के अंदर जितने भी PYQ है इन्वायरमेंट के, वो कंप्लीट कर देंगे। और मैं फिर से बता दूं कि जो भी स्टूडेंट UPSC की तैयारी कर रहा है, स्पेशली ये प्री के लिए है माय डियर फ्रेंड्स। प्री के अंदर जो 10 सालों के, 10 सालों के PYQ और प्लस विजन IAS की जो PT 365 है, PT 365 उसकी क्लासेस भी चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप जो भी स्टूडेंट्स UPSC की तैयारी करता है उस तक ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करेंगे। और दूसरी बात ये कि मैंने जो इन 60 दिनों के अंदर आप लोगों को बताया कि आपको किन पर फोकस करना है, आपको जितना उसके आपको प्रॉपर प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। 10 सालों के आपको PYQ निकालने हैं। और विजन IAS का जो PT 365 है, आपको हल्के भी नहीं पढ़ना माय फ्रेंड्स। प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस करके ही उसको पढ़ना है और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं माय फ्रेंड्स, ताकि लास्ट दिनों के अंदर आपको रिवाइज करने में आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।